हेलो फ्रेंड्स, वीडियो के शुरुआत में अब यह दो खबर देखिए। यह खबरें आपको साल 2-3 साल पुरानी हो सकती है, लेकिन इन खबरों से हम अनजान नहीं हैं। आए दिन ऐसी खबरें हमें और आपको अंदर तक झकझोर देती है, अंदर तक मर्माहत कर देती है। लेकिन क्या इन खबरों से हमारे नेताओं को कोई फ़र्क पड़ता है? क्या ऐसी खबरों से जो लोग जिम्मेवार हैं इन खबरों के लिए, क्या उनके ऊपर कोई असर पड़ता है? अगर असर पड़ता तो 2012 से जो समस्या चल रही है, 13 साल 14 साल होने की आई है, अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है। कोई कुछ हो नहीं रहा है, कोई परिणाम नहीं आ रहा है, क्योंकि जो लोग इस समस्या की जड़ में हैं और जिन लोगों को इस समस्या का निराकरण करना चाहिए, शायद ऐसे लोगों को इन खबरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर क्यों ना हो, जब इनकी नज़र में हम और आप सिर्फ एकमात्र वोट हों। जी हाँ दोस्तों, आज की राजनीति में हर चीज़ को वोट से जोड़ के देखा जा रहा है। बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की, बात करें हम लोग अमीर गरीब की, बात करें मुफ्त अनजान देने की, बात करें मुफ्त 2000-5000 देने की, बात करें दूसरे अन्य सुविधाओं की, हर चीज़ आज के समय में यह लोग सोचते हैं कि हम कुछ मुफ्त कर देंगे और कर दे देंगे, उसके बाद तो वो वोट हमारा है और शायद हमारी मनोवृत्ति भी है। यही हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 5 किलो अनाज मिला नहीं कि सीधे हम अपना वोट बेच देते हैं। और जब 5 किलो अनाज के बदले फिर मुफ्त के कुछ रेवड़ियाँ के बदले जब हम अपना वोट बिना दिमाग लगाए हुए देंगे, तो यही रिजल्ट होगा। 12 साल 13 साल से हम लड़ते रहेंगे और मिलेगा कुछ नहीं। दोषी तो कहीं न कहीं हम हैं, आप हैं, सभी। लेकिन ऐसे खबरें के लिए मुख्य रूप से कौन दोषी है? सहारा मैनेजमेंट। आज की राजनीति व्यवस्था भी CRCS, सहकारिता विभाग, या फिर इस देश पर पिछले 11 साल से सत्तासीन लोग या फिर सुब्रत राय को पकड़कर जेल में डालने वाली कांग्रेस, यह सरकार के घोटालों को पकड़ने वाली सेबी, RBI, या फिर हमें तारीख पर तारीख देने वाला सुप्रीम कोर्ट, आखिर दोषी कौन है? मेरी नज़र में दोषी तो सभी हैं। हम भी दोषी हैं, आप भी दोषी हैं, जो लगातार 12-13 साल से मौन होकर चुपचाप इस जुल्म को सह रहे हैं। सरकार सबसे ज़्यादा दोषी, जिसके हाथ में सब कुछ होते हुए भी पता नहीं क्यों किसके इशारे पर या फिर किन राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है। कांग्रेस दोषी है, क्योंकि जिस समय सहारा के घोटाले शुरू हुए थे उस समय देश की सत्ता में कांग्रेस थी। सुप्रीम कोर्ट दोषी है, कारण पिछले 2012 से कई सहारा के कई मामले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं और तारीख पर तारीख मिल रही है, और न्याय है कि अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। न्याय मिलने का नाम नहीं ले रहा है। कितने लोग, कितने हजारों लाखों की संख्या में सहारा के निवेशक, कार्यकर्ता या तो मर गए हैं या फिर मृत्युशैया पर हमारे आपके घर में शादी के पैसे सहारा में पड़े हैं, बाल बच्चों के फीस देने के पैसे नहीं हैं, घर में कोई बीमार है उसके लिए पैसा नहीं है। पैसा हमारा है लेकिन हम ले नहीं सकते हैं, सिर्फ पासबुक में बॉन्ड के रूप में पड़ा हुआ है, लेकिन उसका प्रतिफल हमें मिल रहा है। दोषी कौन है कहना मुश्किल है, सभी इसमें कहीं न कहीं हर कोई किसी न किसी एंगल से दोषी है। सहारा निवेशक दोषी है, सहारा का एजेंट दोषी है, सहारा का मैनेजमेंट दोषी है, सरकारें दोषी हैं, RBI, सेबी सब दोषी हैं, कोर्ट दोषी है। रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है। अब समय आ रहा है, यदि अभी भी अगर आप नहीं चेते तो आने वाले शायद कई सालों तक आप सहारा के भुगतान पाने के लिए तड़पते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि और पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि अक्टूबर नवंबर महीने में बिहार में चुनाव होने वाला है।
और जो बिहार का चुनाव होता है कहीं न कहीं इस देश की राजनीति का दिशा दशा तय करता है। और इस बार यह जो बिहार का चुनाव है बीजेपी के लिए मुख्य रूप से करो और मरो वाली स्थिति है। पिछले 20 साल से बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार का विजय है और कहीं न कहीं जनता का असंतोष उनके खिलाफ भी है। हालांकि बीजेपी इस बार चाहती है कि महाराष्ट्र के मॉडल को अपनाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते। पूर्ण बहुमत अगर बीजेपी को मिले तो वह कहीं न कहीं नीतीश कुमार को किनारे जरूर करेगी। बात करें विपक्ष की तो इस बार विपक्ष भी कमर कस रहा है। जहां पिछली बार 5-7 सीटों के चूक गया था, इस बार कहीं न कहीं चाहेगा उसे भी पूर्ण बहुमत मिल जाए। बीजेपी चाहती है कि उसे सिंगल अकेले बहुमत मिल जाए और आरजेडी और इंडिया गठबंधन के लोग जानते हैं कि उन्हें अकेले तो नहीं मिल सकता है, लेकिन एक संगठन एक गठन इंडिया गठबंधन के रूप में उन्हें जरूर मिलेगा। अभी कल ही बिहार के पटना में इंडिया गठबंधन वालों के सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बैठक हुई। कांग्रेस, आरजेडी, सीपीएम, माले और दूसरे 2-3 और क्षेत्रीय दल से इन सभी ने शिरकत की। सभी लोगों ने अपनी अपनी पक्ष रखा। हालांकि जब मुख्यमंत्री के बात पूछा गया तो कहा गया कि आज समय आने दीजिए, आपको पता चल जाएगा। सीपीआई मामले के जो सांसद हैं सुदामा प्रसाद, वह जोर शोर से सहारा के मुद्दे को उठाते रहे हैं। कभी संसद में, कभी सड़क पर, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, तो कभी कभी किसी पार्टियों के जो कार्यक्रम होते हैं उससे। अभी कुछ ही दिन पहले फिर उन्होंने दोहराया कि हम इस बार बिहार के चुनाव में सहारा के मुद्दे को मुख्य रूप से अपने चुनावी एजेंडे में शामिल करने जा रहे हैं और हमारा यह ध्येय होगा, या फिर हम कहें कि हमारा यह मोटो होगा कि यदि हमारा सरकार बनता है तो प्राथमिकता के तौर पर, जी हाँ, प्राथमिकता के तौर पर सहारा के निवेशकों के भुगतान के लिए सरकार काम करेगी। तो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन अपने चुनावी एजेंडे में इस बार सहारा के भुगतान के मुद्दे को ला रहा है। लेकिन बीजेपी का क्या एजेंडा है, हम नीतीश कुमार की बात नहीं करते हैं क्योंकि उनका तो कुछ चल नहीं रहा है। अगर आप सही में बिहार की राजनीति को देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि पिछले 5-7 साल से नीतीश कुमार का कहीं कुछ चल नहीं रहा है। सिर्फ वह एक तरह से मुखौटा है और उनके पीछे चेहरा किसी और का। कभी वह चेहरा मोदी का होता है तो कभी वह चेहरा आरजेडी का होता है। नीतीश कुमार का अपना इसमें कुछ नहीं है। और अभी जो फिलहाल में जो स्थिति बन चुकी है लोकसभा चुनाव के बाद, तब से नीतीश कुमार की स्थिति और खराब हो गई है। आप देख सकते हैं कि वह किस प्रकार की उनकी हरकतें दिख जाती हैं। साथ ही साथ जितने सांसद जीत कर आए हैं उसमें अधिकांशतः आज जेडीयू के जितने भी 12-13 सांसद जीत कर आए हैं उसमें अधिकांशतः बीजेपी के पृष्ठभूमि वाले हैं। ऐसे में जेडीयू की मजबूरी है कि बीजेपी का भले ही मुखौटा हो नीतीश कुमार, लेकिन सारी नीतियां अभी बीजेपी की ही चल रही है। अभी ऐसे में जब चुनाव का माहौल शुरू हो रहा है और हर 15 दिन में नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी हर 15 दिन में बिहार के दौरे पर आकर लाखों करोड़ों रुपए का घोषणा कर रहे हैं। बिहार वासियों के लिए लाखों करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन सहारा के मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। चाहे वो सहारा हो, चाहे वो पल्स हो, चाहे वो शागा हो, चाहे श्री राम साईं प्रसाद वगैरह वगैरह, सारी सोसाइटियों के बारे में, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटियों के बारे में वो बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन सहारा के मुद्दे पर आखिर इस रणनीति के पीछे क्या चाल है, यह समझ से परे हैं या फिर आने वाले समय में बीजेपी के कोई रणनीति है और धमाका करेगा। बहरहाल जो भी हो,
फिलहाल अभी तक तो बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने सहारा के भुगतान को लेकर, सागा के भुगतान को लेकर कोई अपना बयान नहीं दिया है। न तो किन्हीं चुनाव की रैली में, न ही किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कभी न कहीं आने वाले दिनों में जहां इंडिया गठबंधन काफ़ी मुखर रूप से सहारा के भुगतान के मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन ऐसे में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की चुप्पी कहीं न कहीं सहारा निवेशकों के लिए खटक रही है। खासकर तब जब मोदी जी की रैली में सहारा के निवेशकों को दूर रखा जाता है। पुलिसियां जोर जबरदस्ती के द्वारा सहारा के निवेशकों को रैली में नहीं जाने दिया जाता है, तो उनके पंप पोस्टर बैनर को जब्त कर लिया जाता है। ऐसे में यह सोचना होगा कि क्या चल रहा है, अमित शाह और मोदी जी के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है, आखिर वो लोग खिचड़ी क्या पका रहे हैं सहारा के भुगतान को लेकर, क्योंकि सहकारिता मंत्री तो अमित शाह ही हैं, बिना उनके तो कुछ हो नहीं सकता। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी भी कभी सहारा के भुगतान के मुद्दे को उन पर नहीं बोलते हैं। दुनिया में हर चीज पर वो बोलेंगे, लेकिन 13 करोड़ निवेशकों के मुद्दे पर पता नहीं क्यों चुप लगा। खैर जो भी हो, विपक्ष तो अपना एजेंडा तय कर चुका है, तो इस बार बिहार का चुनावी एजेंडा सहारा का भुगतान होगा। क्या बीजेपी के लिए भी सहारा के भुगतान का मुद्दा मुख्य रूप से बिहार के चुनाव में होगा? आने वाले समय में यह पता चलेगा। तो इसी के साथ दोस्तों अपनी वाणी को यहीं पे विराम, और जो कुछ जानकारियाँ आगे होंगी वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। चलिए फिर रखते हैं अपनी वाणी को यहीं विराम। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।